Hello and welcome. This is the part 2 of chapter 1 class 10 chemical equation and reaction. तो कल हमने 1.1.1 तक पढ़ लिया था जो कि पार्ट 1 अपलोडेड है पहले से। अब पार्ट 2 में पढ़ते हैं 1.1.2 से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से शुरुआत करते हैं कि क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो शुरू करते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कल भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो आप मास को बना सकते हैं और ना आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते। दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मास जितना था केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद दोनों साइड बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है ना। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट present in the product of a chemical reaction has to be equal of the total mass of the element present in the reactant। तो उनका जो वजन है, जो मास है, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। कब? केमिकल रिएक्शन होने से पहले एंड केमिकल रिएक्शन होने के बाद। ऐसा ही है। चलिए in the other words, the number of atom of each element remains the same before and after chemical reaction। यानी दूसरी भाषा में बोला जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या, नंबर ऑफ एटम्स क्या है एलिमेंट के, बराबर रहेंगे केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद, जैसे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल्स टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। Hence we need to balance a skeletal chemical equation। अब हमें पता कैसे चलेगा जब हम skeletal chemical equation लिखेंगे। तो what is skeletal chemical equation? skeletal मैंने कल बताया था ना, मैग्नीशियम का सिंबल लिखना यानी Mg लिखना, जिंक का सिंबल लिखना यानी Zn लिखना, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल लिखना, है ना। ऐसे करके आप क्या करोगे, सिंबल लिखोगे तो उसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इज द केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड 1.2। वो कहता है कि आप 1.2 केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। चलिए चेक करते। वी नीड टू बैलेंस, सॉरी, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज, अब देखते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक acid is equals to zinc sulfate plus hydrogen। The word equation may be represented by the following chemical equation। अब इस वर्ड को नीचे कैसे उन्होंने क्या कर रखा है, स्केलेटल में डाल रखा है। ठीक है ना। जिंक के लिए लिखा है उन्होंने Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड H2SO4। बिल्कुल सही। ठीक है ना। रिएक्शन करता है, एरो का बड़ा ध्यान रखना है कि कहां पर जा रहा है। क्या बन गया, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, इसमें से इवॉल्व हो गई, निकल गई। तो एक चीज हमने और क्या सीखी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस लिखा था। कब केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या चीजें हो सकती है, चेंजिंग स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज इन स्टेट, हाँ वो हो गई ना चेंज इन स्टेट, और उसके अलावा चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर। चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना, अभी शांत रहे। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। अब वो कह रहे हैं कि आप एग्जामिन करो, आप काउंट करो दोनों साइड में कितने एटम्स हैं। Zn में दोनों साइड एक एक है, H2 में दोनों साइड दो दो है, S में दोनों साइड एक है, NO4 यानी O के 4 है। तो ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है ना। इसको क्या बोला जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वैसे नीचे दिया हुआ देखते हैं, Zn11 दोनों साइड, H22 दोनों साइड, S11 दोनों साइड एंड O44 दोनों साइड, यानी सारे एलिमेंट्स क्या है, बराबर है। As the number of atom of each element is the same on the both side of the arrow is balanced chemical equation। अगर दोनों साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों के दोनों नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे,
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शायद कल क्वेश्चन भी दिया था, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर नहीं दिया तो आप आज दोबारा से लिख लो, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आ सकता है आपके पास। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब उन्होंने नीचे एक और इक्वेशन दे दी है और कहा है कि हम इसको बैलेंस करके देखते। सो इक्वेशन इज लाइक, तो इक्वेशन दी हुई है Fe यानी आयरन को बोला जाता है, प्लस H2O, और H2O इज वाटर। तो वो कहता है कि अगर इसको सामने इन्होंने एरो रिएक्शन कराया तो एरो के बाद मिला Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है ना। रिएक्शन के बाद यहाँ Fe के कितने एलिमेंट है, रिएक्शन से पहले लेफ्ट हैंड साइड में 1, और रिएक्शन के बाद कितने बचते हैं हमारे पास 3। यहाँ हाइड्रोजन के एलिमेंट्स आर 2, इधर भी 2, O के इधर अपने पास बचते हैं 1 एंड देयर इज आर 4। तो अगर हमारे पास यहाँ कितने एलिमेंट कम है, 4 एलिमेंट, इधर से 3 एलिमेंट, इधर से 2 एलिमेंट, ऐसा करके कम है। Fe को 3 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं Fe की, Fe3 बन गया, Fe3 बन गया, तो दोनों एलिमेंट कॉमन हो गए, सेम हो गए। अब अगर O के मैं 4 कर देता हूं, यहां तो मैं लगा नहीं सकता इतना, और हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी नीचे नहीं लगा सकते, हमेशा हमें पूरी इक्वेशन के साइड में लगाना पड़ेगा। यानी मैं यहां कभी एलिमेंट नहीं लगा सकता, जैसे O के साथ 4 लगा हुआ है, मैं हमेशा H के पहले एलिमेंट लगाऊंगा। बोलना। सो सबसे पहले क्या है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। उन्होंने बॉक्सेस बना दिए हर फॉर्मूला के आगे, ऐसे करके बॉक्सेस में डाल दिया इन्हें। तो इससे ये पता चल गया कि यहाँ भी 2 है, वहां भी 2 है, ठीक है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। लिखते टाइम ही अपनी मर्जी से कुछ चेंज मत कर देना, वरना तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस होने के बाद भी गलत ही रहेगी। मान लेते हैं यहाँ Fe लिखा था और यहाँ Fe3 लिखा था, तुमने लिखते ही शायद ध्यान नहीं दिया और तुमने यहाँ Fe2 लिख दिया, तो कहीं ना कहीं वो इक्वेशन पहले ही गलत लिख दोगे आप, ठीक है ना। सो अब नीचे लिखा हुआ Fe प्लस H2O रिएक्शन करता है Fe3 और O4 प्लस H2 का। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो कहता है कि उसकी लिस्ट बनाते, एक टेबल बना ली हमने जिसमें Fe के लेफ्ट हैंड साइड में 1 एलिमेंट है और राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन के बोथ साइड में 2 है, 2 यहाँ 2 यहाँ, और O के इस साइड में 1 है और उस साइड में 4, ठीक है ना। तो 4 से ही मल्टीप्लाई करी जाएगी, मोस्ट बेसिकली यही हो। It is often convenient to start balancing with the compound that contain the maximum number of atoms. हमें पहले ये देखना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, उससे बैलेंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो O के पास है, O से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट भी हो सकता है या ये प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो इधर तो रिएक्टेंट में 1 ही था लेकिन प्रोडक्ट में 4 है, तो हम प्रोडक्ट साइड से देखते हैं। सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, हमने सेलेक्ट कर लिया। इनिशियल, अब पहले क्या था, पहले ये था इन H2O, इन H2O, जब H2O ले रहे हैं तो O कितने हैं यहाँ पे 1, और यहां पर O कितने हैं 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, किसकी, O की, किस लिए, बैलेंस करने के लिए। To equalize the number of atom, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reaction. हम ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है ना, अपनी मर्जी से। हम नीचे 4 नहीं लगा सकते, हम अल्टर नहीं कर सकते, हम आगे एलिमेंट्स बढ़ा सकते हैं जिसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो मैंने बताया था ना, O के नीचे 4 नहीं लिख सकते, आप पहले 4 लिख सकते। तो अगर मैं चलो मान लेता हूं यहां पर 4 लिख देता हूं, तो हाइड्रोजन के आइटम्स कितने हो गए, 4 2 जा 8, और ऑक्सीजन के कितने हो गए 4, तो यहाँ पर बैलेंस हो गए ऑक्सीजन के। जब यहाँ 4 लगाया तो यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन के देखिए कितने हो गए 8, ऑक्सीजन के 4, Fe के 3, इधर ऑक्सीजन के कितने हो गए 4, हाइड्रोजन के हो गए 8 और Fe के हो गए 3, बैलेंस हो गई। ऐसे ही ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है, ठीक है ना। इनिशियली क्या करा, 4 जब बाहर लगाया तो 8 एलिमेंट्स किसके हो गए, हाइड्रोजन के, तो वहां भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, और दोनों साइड हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया, दोनों साइड ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिया। और अभी हम बाकी चीजें नीचे और बैलेंस करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है ना।
एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। अब आप देखिए कौन सा एलिमेंट और बैलेंस नहीं था, तो वो हमारा एफ बैलेंस नहीं था, जो कि हमने एफ भी बैलेंस कर लिया, ठीक है ना। दोनों साइड क्या 3 लगा के, इधर 3 लगा हुआ था ऑलरेडी, तो मेरे को यहाँ 3 की जरूरत थी, तो मैंने यहाँ 3 ऐड ऑन करा और मेरी ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑन द ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड। अब हम काउंट कर लीजिए, 3 Fe के हैं, ठीक है, 8 किसके होगा, हाइड्रोजन के, 8 और 3 11, और 4 किसके होगा, ऑक्सीजन के। प्लस करें 8 और 3 11 और 4 11 और 4 15, ठीक है। अब इधर अगर चेक करें तो 3 Fe के हैं, वेरी गुड, 4 ऑक्सीजन के हैं, वेरी गुड, और 8 उसके, यानी दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, तो दोनों साइड 15, यानी नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल है और नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है। जरूरी नहीं है कि 15-15 आ गया तो सही है, ये भी चेक करना है कि Fe के ही 3 है ना दोनों साइड पर, ऑक्सीजन के ही 4 है ना दोनों साइड पर, और हाइड्रोजन के ही 8 है ना दोनों साइड पर, ये दोनों चीजें भी चेक करनी। The number of atom of the element both side are equal. This equation is now balanced. इसी को हम balanced chemical equation बोलेंगे जब number of atoms क्या हो गए, बराबर हो गए, equal हो गए। This method of balancing the equation is called hit and trial method. तो ये आपका next question है, what is hit and trial method? क्या होता है hit and trial method? अगर आप hit and trial method की बात करते हो तो उसके बारे में शायद क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमने मैथ में पढ़ा होगा, जो क्वेश्चन ये आते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी डिजिट लिखी होती थी, 0 1 2 4 से लेके इनफिनाइट तक अगर कोई डिजिट लिखी होती तो हम बोलते थे दिस इज द कोफिशिएंट, यानी ये इसकी मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जैसे 4 किसका कोफिशिएंट है, H2 का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पर 4 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया ऑफ H2, तो ऐसा देखा जाता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ट्रायल मेथड में, हम बार बार अलग अलग होल नंबर लेते हैं, उसको चेक करते हैं, पहले 1 डाल के देखते हैं नहीं बैलेंस होती, फिर 2 डाल के देखते हैं नहीं बैलेंस होती, फिर 3 डाल के देखते हैं फिर नहीं बैलेंस होती। जब बार डालने के बाद भी बैलेंस नहीं होती तो हम क्या करते हैं, फिर हिट एंड ट्रायल को कंटिन्यू करते रहते हैं, अभी नहीं और आगे और आगे और आगे, फिर किसी न किसी नंबर पे जाके वो कोई ना कोई इक्वेशन को बैलेंस कर ही देता है। आगे देखते हैं राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो पूरा वर्ड इक्वेशन लिया, जैसे ऑक्सीजन लिया, तो नीचे आते आते गलती से ऐसा ना हो कि आपने ऑक्सीजन लेके नीचे आते आते कार्बन लिख दिया, तो कहीं ना कहीं एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, हो सकता है ऐसा। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 does the equation tell us anything about the physical state of the reactant and product। अच्छा, ऊपर वाली अगर आप इक्वेशन देखोगे ना तो उसमें कहीं भी सॉलिड लिक्विड गैस नहीं लिखा हुआ, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना आगे ब्रैकेट में S और G, इट मींस दैट इट इज सॉलिड और लिक्विड और गैस और एक्वस, ठीक है ना, ये चारों में से कौन सी फॉर्म है। तो हम सिंबल के साथ साथ क्या लिख सकते हैं, उसकी स्टेट भी लिख सकते हैं, कैसे स्टेट में काम कर रहा है। मैटर में पढ़ा था ना, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वो उसके अंदर आ गया। No information has been given in the equation about their physical state। तो ये पता होना चाहिए कि फिजिकल स्टेट्स क्या होती। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, अगर केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रदान करने वाला, यानी ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करनी है, उससे पता चलेगा। अच्छा, जूस किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड। कैसे मान लिया आपने दैट दे आर इन लिक्विड फॉर्म, क्योंकि आप देख रहे हो, आपको पता है तरल पदार्थ में, लेकिन अगर आपको किसी को बताना है कि दैट इट इज इन लिक्विड फॉर्म, तो आगे आप लिख सकते हो कि अगर कुछ उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है बहुत बड़ा, तो मान लो फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसके आगे अगर ब्रैकेट में S लिखा हुआ है तो वो बताएगा ये दिस इज सॉलिड, लेकिन L लिखा हुआ है तो दिस इज लिक्विड, G लिखा हुआ है तो इट इज गैस, और एक्वस लिखा हुआ है तो इट इज एक्वस, ठीक है ना। The physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula, the gaseous, liquid, aqueous of the solid state of the reactant, ठीक है ना। तो कौन कौन सी क्या क्या स्टेट में है ये हमें पता चलता है कब, जब हम उसके आगे उसकी स्टेट लिख देते। The word aqueous is written if the reactant and product is present as solution in water। aqueous हम तब लिखेंगे जब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा, वाटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, तब हम क्या लिखेंगे उसको, एक्वस लिखेंगे AQ नाम से। तो इधर लिखा है 3Fe, यानी वो सॉलिड होगा, Fe आयरन सॉलिड होता है, पता है, ठीक है।
4H2O, H2O क्या है अभी यहाँ, H2O का एलिमेंट बढ़ते ही ना वो गैस बन गया, जबकि H2O क्या होता है, H2O इज लिक्विड, बट क्या हुआ, H2O का एलिमेंट जैसे बढ़े वो गैस बन गया। सो Fe3O4, Fe3O4 क्या था, वो सॉलिड ही रहा, और H2 वापस से क्या रहा, गैस, यानी हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, इवॉल्व हो गई इसमें से। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं क्या है, हमारे काम आई, जो हमने ऊपर पढ़ी थी, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। जरूरी ना हाइड्रोजन ही अलग हो, कोई सी भी गैस अलग हो सकती। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. इतना ध्यान रखो, G लिखा हुआ है, ठीक है ना, is used with H2O to indicate that कि इसमें जो वाटर यूज हो ना इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, किस किस फॉर्म में यूज हुआ है, भाप की फॉर्म में यूज हुआ है। जब हम पानी को भाप की फॉर्म में यूज करेंगे तो भाप कैसी होती है, गैस की तरह होती है, इसलिए हमने H2O के साथ G लिखा है, इसलिए हमने H2O के साथ क्या लिखा है, G लिखा है, ठीक है ना। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. फिजिकल स्टेट हम जब तक नहीं लिखते जब तक जरूरत ना हो, ठीक है, जरूरत नहीं होती तब तक हम लिखते नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होता है, अगर O2 लिखा है तो यानी ऑक्सीजन गैस ही होगी, ठीक है, CO2 लिखा है तो CO2 इज अ गैस, ठीक है ना, H2O लिखा है तो इट इज अ वाटर। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, लेकिन कभी कभार क्या होता है, रिएक्शन में ना कुछ कंडीशंस आ जाती है, जैसे टेम्परेचर के बारे में बताना, प्रेशर के बारे में बताना, कैटलिस्ट के बारे में बताना, ठीक है ना, एक्सेट्रा, जैसे ये चीजें आ जाती है। फॉर द रिएक्शन इंडिकेट अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन, फॉर एग्जांपल जैसे नीचे लिखा है C प्लस O, C और O क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बोथ आर गैसेस, तो उनके आगे G लिखा हुआ है। कार्बन और ऑक्सीजन क्या होते हैं सर, गैसेस होते हैं, पता ही होगा आपको, ठीक है ना, तो दे आर CO means carbon and oxygen gas, CO प्लस C प्लस O गैस, ठीक है ना, कार्बन और ऑक्सीजन, प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस, 340 ATM पर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो क्या रिएक्शन दे रहा है, CH3OH, तो नीचे मिलता है हमें 6 CO2 यानी 6 CO2 एक्वस, ये वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है, एक्वस है, प्लस 12 H2O, अब H2O के 12 एलिमेंट्स है तो वो लिक्विड बना रहा है उसको, यहाँ पे स्टीम नहीं है, स्टीम होता तो गैस लिखते, और यहाँ पूरा तरल पदार्थ है तो उसको क्या लिखा है हमने, लिक्विड यानी L लिखा है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना, क्या क्या चीजें हैं इसमें, सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो क्या मिल रहा है हमें बदले में, क्या मिल रहा है, 6C6H12O6, यानी एक तो ग्लूकोज मिल रहा है जो प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं, प्लस 6O2 ये एक्वस सॉल्यूशन है जो पानी अलग हो रहा है, प्लस 6H2O ये लिक्विड है। सारी स्टेट्स इसके अंदर इन्होंने लिख के दी है, क्यों लिख के दी है, ताकि पता रहे कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, किसी में हीट तो नहीं जा रही, किसी में हीट निकल तो नहीं रही, सारी चीजें हमें इस केमिकल इक्वेशन में यानी जो भी दी होती है उसमें लिखनी जरूरी होती है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, Why should a magnesium ribbon can be cleaned before burning the air, इसका कल हमने आंसर पढ़ लिया था। Write the balanced chemical equation for the chemical reaction हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और रिएक्शन होके होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, और ये रिएक्शन होके बनता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। थर्ड वन इज सोडियम प्लस वाटर, रिएक्शन होने के बाद बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फिर थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट्स, इसमें आपको स्टेट लिखनी है, ऊपर वाले में आपको स्टेट लिखने की जरूरत नहीं, स्टेट मतलब इसमें आपको उसकी फिजिकल स्टेट लिखनी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है, ये चीज आपको उसमें लिखनी बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चंस आप करके रखेंगे, और हम लास्ट इसमें बस यहीं तक पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। So type of chemical reaction we have learned in the class 9, during a chemical reaction atom of one element do not change into those of another element, nor do the atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere। ना तो एलिमेंट खत्म होते हैं ना एलिमेंट बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके वजन में यानी उनके मास में कोई भी चेंज नहीं होता, ये चीज हमने क्लास 9 में पढ़ी और अभी ऊपर भी पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाता है उसे। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। अब होता क्या है, या तो ब्रेकिंग होती है या तो टूटते हैं, या मेकिंग होती है या बनते हैं,
क्या नए सब्सटेंस को बनाने के लिए या तो एलिमेंट्स टूटेंगे या बनेंगे, यानी तो या तो एलिमेंट उसमें जुड़ेंगे या एलिमेंट उससे अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। जब हम चैप्टर 3 और 4 पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कैसे होते हैं। जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चीजें पढ़ेंगे, या एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, तो उन सब चीजों के अंदर हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। बाकी की जो नेक्स्ट चैप्टर है 1.2.1 कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, अगली वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।